नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैसल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हेमंत बसवाल। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरे को दूसरी बार बनानी पड़ रही है क्योंकि पहले वाली वीडियो में ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि प्रीवियस कमेंट्स आपने किए थे कि यूजीसी नेट के लिए आप वीडियो बनाइए इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो ये इंडियन हिस्ट्री की वीडियो है, स्पेशली तो यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम्स अभी जो आ रहे हैं उनके लिए है। लेकिन ये थोड़ी सी जो पूरा का पूरा जो सीरीज है बहुत लंबा होगा क्योंकि डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं इसमें। तो जो अन्य एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कहें कि वीडियो लेक्चर जो होंगे वो होंगे, सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो अब आप इनको देखिए। हम इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हालांकि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग मटेरियल जो होता है वही होता है, वही सिलेबस होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक आध चीज़ें ही इसमें अलग होती हैं। तो अब हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो स्रोत का जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास में, यहाँ पर हमें दिया गया है पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक स्रोत, क्यों नहीं हो रहा है? साहित्यिक स्रोत, उसके बाद में विदेशी विवरण। ये तीन भागों में हम जो स्रोत का अध्ययन जब हम करते हैं तो इन तीन भागों में इनको बांटते हैं। हालांकि ये विदेशी विवरण है, ये भी साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में ही आते हैं। तो हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमें मिलते हैं अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र की जानकारी। इसके अलावा इसमें काल निर्धारण की समस्या का भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, क्या समस्या होती है। उसके अलावा विदेशी साहित्य, स्वदेशी साहित्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में साहित्यिक स्रोतों को बांटा जाता है और किस तरह इसका वर्गीकरण है उसको हम देखेंगे। और मिथक, दंत कथाएं और इनके भी काल निर्धारण की समस्या को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो विदेशी वृत्तांत है उसके अंदर हमें देखना होगा यूनानी, चीनी और अरबी विद्वानों के जो लेखन हैं। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पे। अब ये जो कंटेंट है मैंने इग्नू का मटेरियल लिया हुआ है पढ़ाने के लिए स्पेशली, क्योंकि एनसीईआरटी जो थी उसमें बिल्कुल ही कम मटेरियल था तो लिखना पड़ता और लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो उस इसलिए मैंने इग्नू का मटेरियल लिया है और ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप भूपिंदर सिंह की बुक पढ़ रहे हैं या फिर आर्या की बुक पढ़ रहे हैं या जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसी से चिपके रहिए, क्योंकि आपको अलग अलग बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भूपिंदर सिंह की बुक पढ़ रहे हैं तो ये जो मेरा पैटर्न है ये उसके आधार पर ही बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो इग्नू के अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये फायदा हो ही जाता है, ठीक है। अब प्राचीन भारतीय अध्ययन के जो स्रोत हैं तो इन स्रोतों का अध्ययन हम क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है। और यहाँ पे आ गया कि स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इतिहास लेखन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी जो लेखक हैं उन्होंने जो भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको कैसे उन्होंने उभारा। हालांकि उनके अपने मकसद थे, वो ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो हमें एक तरह से इनडायरेक्टली इसमें हेल्प कर जाते हैं। क्योंकि पहली बार उपयोगितावादी एक लेखक है जेम्स मिल। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक को लिखने के बाद ही जो यूरोपीय जो समाज है या फिर यूरोपीय देश हैं वो जागरूक हुए थे इंडिया की तरफ और उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तरफ बढ़ गया था। हमारा प्राचीन भारत में जो हम देखेंगे उसमें जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो जेम्स प्रिंसेप हैं, जो कि प्राच्यवादी हैं। ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इनको, साम्राज्यवादी लेखक को, प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। प्राच्यवादी में जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे जो जिन्होंने पुरातत्व के बारे में हमारी समझ को काफ़ी विकसित किया और यहाँ के पुरातत्व को उन्होंने उभारा और ये बताया कि प्रागैतिहासिक काल में भी मानव जो था यहाँ पर निवास करता था, भारत में भी, सिर्फ यूरोप में ही नहीं था।
अब हम देखें आगे इन इन स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी वृत्तांत हमने देखे। अब साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। इसका पहला जो हो गया वो हो गया धार्मिक, और दूसरा जो है वो हो गया गैर धार्मिक। पता नहीं कैसे चल रहा है पेन। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। धार्मिक साहित्य जो है उसके अंदर आ जाते हैं वेद, वेदांग, ठीक है, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक जो भी हैं साहित्य हैं। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ फिर जो आते हैं, ये तो वेद तो हो गए, श्रुति ग्रंथ, और स्मृति ग्रंथ जो आते हैं, धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति आदि, वो सारे के सारे हमें धार्मिक साहित्य के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आते हैं गैर धार्मिक साहित्य, जो कि पुराण जो है, पुराण की परंपरा से विकसित होकर आते हैं, और उनमें आ जाते हैं। जैसे हर्षचरित है, उसने वाण बाण भट्ट है, उसने हर्षचरित लिखा, और इसी तरह से वंशचरित वगैरह लिखे जाने प्रारंभ हुए। फिर कुछ नाटक लिखे गए, जैसे मुद्रा राक्षस है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो एक राजनीतिक कृति है जिसके अंदर समाज के बारे में बताया गया। इसके अलावा जैसे और अन्य साहित्य जैसे कथा कहानियाँ जो है, कथा सरित सागर है, पंचतंत्र आदि जो है, वो हमें गैर धार्मिक साहित्य की श्रेणी में उनको रखते हैं। अब पुरातात्विक जो साहित्य है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि सिक्के, सिक्कों के साथ में आते हैं जो अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, ठीक है, ये क्या हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। अब इनके अलावा भी कुछ आते हैं, जैसे कि इमारतें हैं। इमारत तो पूरी पूरी नहीं बची होती है, लेकिन स्तूप हैं, गुफाएं हैं, चैत्य है, विहार हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका भी अध्ययन किया जाता है। बाकी हिस्टोरिकल जो भी साइट्स हैं, पुरातात्विक साइट्स हैं, उनका अध्ययन भी हम पुरातत्व की दृष्टि से करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि हम इनका डिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि धार्मिक साहित्यिक स्रोत में क्या आएंगे, साहित्यिक स्रोत में आएंगे हमारे जो पांडुलिपियाँ आदि हैं, पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, उनको हम साहित्यिक स्रोत में रखेंगे क्योंकि उसमें लेखन होता है। अब वही पांडुलिपियाँ कई बार पुरातात्विक वही साहित्यिक जो पांडुलिपियाँ हैं, वही कई बार पुरातात्विक महत्व की भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार वो खुदाई में जब हम एक्सकवेशन करते हैं, तो खुदाई में कई बार पांडुलिपियाँ हमें मिलती हैं, तो वो पुरातात्विक स्रोत भी हो गया और वो साहित्यिक स्रोत भी हो गया। इसी तरह से ये जो अभिलेख हैं तो ये पुरातात्विक स्रोत, लेकिन ये साहित्यिक स्रोत का भी काम करते हैं कि इनके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो हम साहित्यिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग करते हैं। ये दिखा हुआ है, मंदिर के अवशेष, सिक्के, घर के अवशेष, खंभों, गड्ढों, मिट्टी के बर्तन, कोष्ठागार आदि पुरावशेष भी साक्ष्यों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन करते हैं। ठीक है, अब जो हम देखें कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण किस समय काल के लिए हो जाता है, प्रागैतिहासिक और आधे ऐतिहासिक काल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती हैं। आधे ऐतिहासिक काल व प्रागैतिहास में तो लिपि के जो आविष्कार है वो हुआ ही नहीं था, लेकिन आधे इतिहास काल में लिपि का आविष्कार हो भी गया, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हड़प्पा का काल है, नवपाषाण काल है, तो यहाँ पर लिपि जो प्राप्त होती है हमें, उसका पाठन नहीं किया जा सका है। तो इस काल का जो अध्ययन का स्रोत है वो प्योरली किस पे डिपेंड होता है, पुरातत्व पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो कि पहला वहाँ पर दूसरा टॉपिक हमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में मिलता है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए पांडुलिपियाँ मिलती हैं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पुरातात्विक अवशेष या फिर मंदिरों से प्राप्त अभिलेख, लिखित दस्तावेजों के रूप में तालपत्र, ताड़पत्र आदि पांडुलिपियां, खंभों, चट्टानों, तांबे की तस्तरियां, मृद भांडों आदि जो शिलालेख हैं, वे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। कि जो कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो तो प्राथमिक साक्ष्य हो ही गए, प्राथमिक स्रोत हो ही गए, और जो मूल रूप से लिखा हुआ शिलालेखों को मिलता है वो प्राथमिक स्रोत हो गया। लेकिन अब इनके आधार पर जो बाद में चीज़ें लिखी जाती हैं, इन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करने के बाद जो कि पुस्तकें और आदि लिखी जाती है, जैसे कि लेखों, किताबों या फिर लिखित इतिहास के रूप में लिखने का जो प्रयास किया गया है शोधकर्ताओं द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत। अब यहाँ पर भी एक पेज है जो समझने का है कि जैसे
पांडुलिपियां हैं, ये क्या होगी, प्राथमिक स्रोत हो गया। और प्रकाशित सामग्री, इनको जब पांडुलिपियां हैं और ये शिलालेख आदि हैं, इनका जो प्रकाशन किया जाता है इनका अलग अलग विधि से, उसी छाप करके या फिर किसी तरह से, तो वो सब प्राथमिक स्रोत हो जाती हैं। लेकिन जो एक्सकवेशन साइट है, और जैसे कि मान लीजिए गोल्डन चाइल्ड का आपने नाम सुना होगा, गोल्डन चाइल्ड ने मान लीजिए हड़प्पा पर जो लिखा, हड़प्पा पर वो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, या फिर वहाँ पे जो उन्होंने उत्खनन वगैरह देखा उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से हो गया प्राथमिक साहित्य। तो जो पुरातत्व की जो रिपोर्ट आती है वो भी हम उनको प्राथमिक साहित्य में ही प्राथमिक स्रोत के रूप में ही गिन लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखने की यहाँ पे, ये इसमें नहीं मिलेगा तो मैं अपने हिसाब से उन चीज़ों को बता रहा हूँ। इसके बाद में आ जाते हैं ग्रंथ हैं, ठीक है। अब पहले तो जो ग्रंथ है वो श्रुति ग्रंथ ही है, जैसे कि वैदिक ग्रंथ है जो, जिनको सुनकर ही आगे लिखा गया, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मा से ब्राह्मणों ने या फिर ऋषियों ने सुना और उनको आगे श्रुति परंपरा में ही उसको रखा। श्रुति का मतलब है सुनना। अब उपिंदर सिंह कहती है, उपिंदर सिंह ने कहा है कि यदि एक विशेष अवधि में एक ग्रंथ की रचना की गई है तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग कम समस्यापूर्ण है। मान लीजिए जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी हम लेते हैं कि वो 12वीं सदी में लिखी गई, ठीक है। अब वो तो एक समय काल हो गया, उसकी डेट भी हमें मिल जाती है, 3 या 4 साल का टाइम पीरियड है उसका जब वो लिखी गई है, ठीक है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 3-4 साल में इस ग्रंथ को लिख डाला, तो अब उसका उपयोग करना तो बहुत आसान है कि हाँ भाई ये है, और उसका अन्य स्रोतों से उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है यदि इनकी रचना लंबे समय तक चलती है, तो उसका काल निर्धारण करना एक जटिल समस्या हो जाता है। उदाहरण के लिए महाकाव्य और महाभारत और जैसे महाकाव्य हैं, रामायण है, इनका जो काल निर्धारण है, इनका काल निर्धारण समस्या बन जाता है, क्योंकि अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। इसमें जो है 2000 से लेकर के 2000 BCE से 900 CE तक यहाँ पर काल लिखा हुआ है, और उनमें किन किन ग्रंथों की रचना कब तक हुई है उसके बारे में बताया गया है। अब वैदिक साहित्य है जो कि 2000 से लेकर के 500 BCE तक लिखा गया, या लिखा गया नहीं, उसका समय काल जो है वो ये निर्धारित किया गया है, उनके आधार पर उसमें किस तरह की चीज़ें लिखी हुई है उसके आधार पर उनका काल निर्धारण किया गया है। महाभारत का जो काल है वो 400 BCE से लेकर के 400 CE तक का है, और वहीं रामायण का जो है 500 BCE से लेकर के 300 CE तक का है। अब इसी तरह से अन्य है, जैसे धर्मसूत्र है जिनका 600 BCE से लेकर के 300 BCE तक है। त्रिपिटक है जिनका 600 BCE भी इसी काल के हैं वो भी। स्मृति ग्रंथ है जो कि 200 BCE से लेकर के बाद तक भी 900 CE तक लिखे गए हैं। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, या फिर जो बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि एक तो इनके जो राइटर हैं, लेखक हैं, इनके लेखकों का पता नहीं है, हमको खोजने पड़ते हैं लेखक कौन है। अब जैसे लेखक है, इनका समय काल बताया गया 400 से लेकर के 400 CE, BCE से लेकर के 400 CE। अब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय काल तक तो जीवित नहीं रह सकता। मान लीजिए वेद व्यास है, ठीक है। अब वेद व्यास इतने लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह सकता। इनके किस तरह से इसका संकलन किया गया, किस तरह से इसकी रचना की गई, ये अपने आप में समस्या है कि इसको किस समय में रखा जाए। अब इनके अंदर जो सोसाइटी दी गई है, जैसे कि महाभारत है, हमको पता है, हम आम मान्यता है कि ये रामायण के बाद की रचना है, और जो भी रचनाएं ब्राह्मण ग्रंथ जो भी हैं वो यही बात कहते हैं कि रामायण जो है वो महाभारत के बाद की रचना है, और वो बाद के काल में आया कि जो रामायण है वो त्रेता युग का है, और जो महाभारत है वो द्वापर युग का है, ठीक है। अब यही काल निर्धारण की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है कि इनका जो काल निर्धारण है वही डेट के आधार पर नहीं है, एक चक्रीय प्रवृत्ति है काल निर्धारण में। भाई यहाँ से चला सतयुग, ठीक है, सतयुग से चला फिर त्रेता, त्रेता से द्वापर,
और द्वापर से फिर चला कलयुग। ठीक है, अब आप बताइए, चक्रीय है कि एक के बाद एक आता है, अब इसको कैसे पता लगाया जाए कि इनकी इनकी रचनाओं को कैसे देखा जाए। अब फिर हम जब रामायण का अध्ययन करते हैं और महाभारत का अध्ययन करते हैं, ब्रोकिंगटन एक विद्वान है जिन्होंने रामायण जो है उसके काल को उसको उसके ऊपर काफ़ी बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है। तो भूपिंदर सिंह की बुक है, उसमें हमें वो देखने के लिए मिलता है। उसमें अलग-अलग काल में किस तरह से रामायण का वर्णन है और रामायण की जो कथा है उसका विकास होता है, उसके बारे में वो बताते हैं। रामायण के अंदर जो सोसाइटी दी हुई है वो महाभारत से बाद की सोसाइटी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें महाभारत जो है ये करीब हमें दिखाई देती है कि हो सकता है कि ये जो पोस्ट वैदिक जो एरा था उसमें उसकी सोसाइटी हो, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उसके बाद में, अच्छी तो नहीं कहेंगे, पैट्रियार्की वहाँ भी थी, लेकिन जो मुकाबले बाद के मुकाबले अच्छी थी। और बाद में आते-आते उनकी स्थिति खराब होती जाती है और वो चलन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो ये यहाँ पर इस तरह का सर्कल बनाते हैं, तो ये हमें यहाँ पर सर्कल इनका उल्टा दिखाई पड़ता है कि द्वापर से त्रेता की तरफ आ रहे हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि रामायण के अंदर सीता का कैरेक्टर है और जो महाभारत के अंदर औरतों का कैरेक्टर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। रामायण की जो औरतें हैं उनका कैरेक्टर जो है काफ़ी हमें ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। आगे बात करें हम साहित्यिक स्रोतों में, तो वेदों की बात करेंगे। वेदों के साथ ही वेदों के ही अंग है, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, इनके वेदों के आधार पर ही लिखे गए हैं। ब्राह्मण साहित्य है, सूत्र है, पुराण है। अब वेद हैं, वेदों की व्याख्या के लिए हो जाती हैं संहिताएं। ठीक है, ये संहिताएं यहाँ पर दी हुई है, अलग अलग संहिताएं हैं। वेदों को जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का काल जो है वो माना जाता है 1500 से 1000, और वहीं ऋग्वेद का, और वहीं उत्तर वैदिक काल फिर माना जाता है 1000 से लेकर के 500 BCE तक। अब ऋग्वेदिक जो रचना है उसमें ऋग्वेद में सिर्फ कहें 6 मंडल थे, 2 से लेकर के 7वें मंडल तक हमें जो रचना है वो ऋग्वेदिक काल की मिलती है। और उसके बाद में पहला मंडल, फिर 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़े गए। जो पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल में, जो कि बाद में जोड़कर उसमें डाला गया है। पुराने ऋग्वेद में हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये संहिता है, इन्हीं की को पढ़ने का तरीका बताती है और एक तरह से जो ऋग्वेद है उन्हीं को समझाने के लिए संहिताएं लिखी गई हैं। अब संहिताएं हैं, उसके बाद आती हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं कि ये जो कर्मकांड थे इसमें के अंदर के इनके उनको विस्तृत रूप से वो बताते हैं। इसमें जो बलिदान, संस्कार, समारोह आदि हैं, इनके बारे में ये ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक जो संस्कार हैं उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। फिर आरण्यक आते हैं। आरण्यक है वन, वन आरण्यक का अर्थ होता है वन। इसमें क्या करते हैं, जो ऋग्वैदिक जो कर्मकांड है उनके दार्शनिक महत्व को इसमें दर्शाया गया है आरण्यक के अंदर। ठीक है, उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद में क्या किया गया है, उपनिषद का ही अर्थ है गुरु के पास बैठना। गुरु और शिष्य का संवाद इसमें बताया गया है। और इसमें जो वैदिक दर्शन है, प्योरली वैदिक दर्शन का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। अब आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं, ये तो हो गए श्रुति साहित्य के पार्ट हो गए, ये आरण्यक, उपनिषद और ये सारे ब्राह्मण और संहिता वगैरह जो भी हैं ये हो गए श्रुति साहित्य। इसके बाद आती है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में ही आते हैं अपने जो धर्मशास्त्र वगैरह हैं, स्रोत हैं ये। अब सूत्र आते हैं सबसे पहले तो इन स्मृति साहित्य हैं, और इसमें आते हैं सूत्र जो कि 600 BCE से 300 BCE में इनको लिखा गया। और इसमें कर्म कांडों का वर्णन है। स्रोत है इसके अंदर जो वैदिक बलिदान वगैरह जो भी यज्ञ के समय पर दिए जाते थे और उनके नियम कानून है वो इसके अंदर हमें मिलते हैं कर्म कांडों से रिलेटेड।
गृह सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो गृहस्थ है उसके बारे में बताता है कि उसको किस प्रकार की अग्नि का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे उसको जलाना चाहिए और उसके अनुष्ठान गृहस्थ व्यक्ति के क्या-क्या होते हैं उसका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। उसके बाद धर्म सूत्र है जो कि पूरा का पूरा नियम कानूनों को आबद्ध करता है इसके अंदर, अपने अंदर आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानूनों के निर्देशक वाली पुस्तिका धर्म सूत्र है। इसके बाद हम चलते हैं सूत्रों के बाद जो ग्रंथ आते हैं, सूत्रों के बाद जो आते हैं स्मृति ग्रंथ हैं जो कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और मनुस्मृति जो है वो करीब 200 BCE से लेकर के 300 CE तक इसका संकलन हमें देखने के लिए मिलता है। अब यही है इनका काल निर्धारण की भी समस्या एक तरह से यही है कि इतना लंबा टाइम पीरियड में कौन सा टाइम इनका माना जाए कि बाद तक लिखे जाते रहे हैं, इनमें चीज़ें जोड़ी जाती रही हैं। अब इन सब का अध्ययन करने के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट कह लो या फिर अलग शाखा है जो कि सिर्फ ग्रंथों का ही अध्ययन करती है भाषा के आधार पर, ठीक है। और फिर उसका क्रिटिकल एडिशन निकालती है, उसकी भाषा का अध्ययन करती है, उसके अलग अलग संकलनों का अध्ययन करती है और कहाँ से किस तरह की भाषा और लिपि का उसमें प्रभाव है उसके आधार पर क्रिटिकल एडिशन निकाला जाता है और फिर उससे अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हालांकि कहें कि स्वतंत्रता के बाद से और उससे पहले भी जो है एक परंपरा रही कि क्योंकि आसान भी था कि हिस्ट्री को साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही लिखा जाता था, लेकिन जब पुरातात्विक स्रोतों पे हम ध्यान देते हैं तो वो एक तरह से उसको वैलिडेट करने का प्रयास करती हैं और ज़्यादातर जो राइटर है वो अब तक इसी आधार पर लिखते गए, लेकिन जब पुरातात्विक स्रोतों से हम उनका परीक्षण करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें कहें कि ज़्यादा सटीक आंसर हमें प्राप्त होते हैं क्योंकि पुरातत्व का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो मनुस्मृति और ये स्मृति वगैरह है इसमें जो सामाजिक नियम कानून है उनका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और उसमें दंड संहिता या फिर दंड विधान बनाने का इन्होंने प्रयास किया कि चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए क्या दंड विधान हो सकते हैं ताकि सोसाइटी को एक तरह से ठीक करके रखा जाए, संयमित रखा जाए। अब हम महाकाव्य पर आते हैं। महाकाव्य के बारे में बता ही चुका हूँ, लेकिन रोमिला थापर का एक बार यहाँ पर विवरण मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर रोमिला थापर को क्यों कोट किया गया है। उसका कारण ये है कि ये माना जाता रहा है, पश्चिमी विद्वानों द्वारा ये फैलाया गया है बहुत अच्छी तरह से अपनी राइटिंग्स में कि भारतीय हैं जो प्राचीन भारतीय जो लोग हैं, प्राचीन भारतीय लोगों के अंदर इतिहास बोध का अभाव, इतिहास बोध जो है वो नहीं था। अब इसी को काउंटर करती है रोमिला थापर, इसीलिए उनको यहाँ पर कोट किया गया है। टिप्पणी करते हैं कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो सोच है वह यह थी कि मौखिक और लिखित परंपराएं परंपराएं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। मौखिक परंपरा पर लिखित परंपरा थोपी नहीं गई। इस प्रकार से इसे गैर विशेषता बनाने से रोका जा सका। तो ये तो इन्होंने लिखित और मौखिक परंपरा के बारे में कहा है, लेकिन आगे भी ये जो बात कहेंगी तो उसका दोबारा से ना करके मैं यहीं पे बता देता हूँ कि इतिहास बोध के बारे में इन्होंने कहा और उसे जो एक नाम दिया इतिहास पुराण परंपरा। इतिहास पुराण परंपरा इन्होंने इसका नाम दिया और इन्होंने बताया कि भारतीय लोगों का जो इतिहास बोध था वो समकालीन अन्य क्षेत्रों से जो कि यूनानी और ग्रीक जो लोग थे वो लिख रहे थे उस समय पे इतिहास एक तरह से, तो उनके जैसा ना होकर के इनका अलग तरह का इतिहास बोध था और इनकी प्रायोरिटीज अलग थी क्योंकि इनका साहित्य इतना रिच है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतिहास पर और अपनी चीज़ों को लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इन्होंने एक अलग तरह से इतिहास बोध विकसित किया और उसमें इतिहास पुराण परंपरा का हमें वर्णन मिलता है। अब जब हम पुराण देखते हैं तो उसके अंदर हमें वंश वगैरह प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो कहानियाँ भी लिखी हैं वो नाटक आदि जो लिखे गए हैं वो एक तरह से जो पुराने वंश हैं उनके आधार पर जो घटनाएं हैं उनको जोड़कर लिखने का प्रयास किया गया है। जैसे कि मुद्रा राक्षस है जो बाद में लिखा गया है। पहले हालांकि धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में भी जो कहानियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को, परंपराओं को इन्होंने याद रखने की कोशिश की और बाद में जा कर के उनको विकसित होता हुआ पुराण, फिर पुराण से वंशचरित और वंशचरित से लेकर के ये वंशानुचरित और
आत्मकथा लेखन तक ये धीरे-धीरे ऐसे विकसित होता है और कल्हड़ के राजतरंगिणी के रूप में हमें फिर ये धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है? तो ये इनका अलग तरह का था जो कि हमें क्रमिक विकास उसमें इतिहास बोध में इनके दिखाई देता है। अब जब वो कहते हैं पश्चिमी विद्वान कि जो भारतीय लोग थे वो तो आत्मा परमात्मा और भौतिक जगत से वास्ता नहीं रखते थे, तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ पर सामने आ जाता है। बीएनएस यादव सॉरी बीएनएस यादव नहीं है, शर्मा है ये कोई, शर्मा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इनका पूरा। तो ये शर्मा है, आर्य शर्मा नहीं है। इन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र को उभारा और उसके बारे में पुस्तकें लिखी और उन्होंने बताया कि कैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो भौतिक जगत के बारे में चिंता करता है, भौतिक जगत की बात करता है कि कैसे व्यक्ति को अपने इसमें सबसे पहले अर्थ की चर्चा यहाँ पर की गई है पूरे ग्रंथ के अंदर। राजनीति कैसे हो, समाज कैसे हो और राजा को किस प्रकार से अपना शासन चलाना चाहिए, ये सब कुछ जो है इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें मालूम होता है। इससे हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता लगता है। तो ये जो पश्चिमी विद्वान कहते थे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इनकी समझ इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसका एक तरह से काउंटर ये हो जाता है। ये 15 पुस्तकों में विभाजित किया जाता है इसमें, जिनमें पुस्तकें 2 और 3 को प्रारंभिक माना गया है। अब जो भी है ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ इतनी नहीं है। अब महाकाव्य की हम बात करते हैं तो महाकाव्य के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये क्या है और इनका टाइम पीरियड भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में जो मैंने बता दिया था कौरव पांडवों का संघर्ष में महाभारत में दिखाया गया है जो कि उत्तर वैदिक काल का प्रतीत होता है। तो एक डिबेट है और आर एस शर्मा जो है वो इसको लिखते हैं अपने पुस्तक में। हालांकि रोमिला थापर ने अभी एक नया वो भी दिया था स्टेटमेंट की अपनी बुक में कि जो बाद की मौर्योत्तर काल जो है वो शायद महाभारत काल हो सकता है। ठीक है, अब वही समस्या यहाँ पे है कि वाल्मीकि तो है लेकिन उनका कब का जो चीज़ है वो जब हम इन चीज़ों को पुरातत्व से जोड़कर देखते हैं तो उसके समय काल की जो समस्या है वो हमें फिर दिखाई देती है कि उस तरह का जो नगर जैसे बताए गए हैं महाभारत के अंदर उस तरह के हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के वहाँ पर जब हम उनकी खुदाई करते हैं तो हमें उस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती है। सिर्फ एक चित्रित धूसर मृग भांड की अवधि हम इसको कह सकते हैं कि ये इस तरह का काल रहा होगा, लेकिन जिस तरह के वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है इन ग्रंथों में वो हमें पुरातत्व से वो वैलिडेट नहीं हो पाता है। पुराण आ जाते हैं, पुराण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 18 महापुराण हैं जो कि बाद तक भी लिखे गए हैं। 400 सी तक इनका लगभग जो मुख्य पुराण है उनका संकलन पूरा कर लिया जाता है, लेकिन कुछ पुराण हैं जो बाद में भी लिखे गए हैं और अब तक भी लिखे जाते हैं। पुराण की परंपरा ऐसी है कि इसमें क्या करते हैं कि एक मुख्य जो भी देवता है उसको केंद्र में रख करके उसके बारे में एक आख्यान लिखा जाता है, उसकी कहें कि महिमा मंडन उसका किया जाता है कि वो इतना महान है और इस ये काम उसने किए हैं। तो एक तरह से कहें कि ये पुराण एक परंपरा है। जैसे हम क्षेत्रीय देवता भी हम देखते हैं तो उनके बारे में पुराण लिखे गए हैं। क्षेत्रीय पुराण भी हमें कई जगह पर मिल जाते हैं। तो पुराण का मतलब ही है कि किसी का महिमा मंडन करना, ठीक है, इसकी महिमा का गान करना। अब पुराण के अंदर हमें क्या विषय वस्तु मिलती है तो इसमें 5 विषय वस्तु हमें देखने के लिए मिलती है। सर्ग है, ये विश्व का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। प्रतिसर्ग है, ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण कैसे होगा। मनवंतर है, इसमें मनु है कि इसमें कहा जाता है कि मनु का काल है और बार बार मनु आते रहेंगे अलग अलग काल में, क्योंकि ये तो जो हमारा काल है वो तो इन्होंने चक्रीय रखा हुआ है कि एक के बाद एक दूसरा काल आता रहेगा, तो इस तरह से मनु भी बार बार आते रहेंगे। फिर देवताओं राजाओं और संतों की वंशावली हमें देखने को मिलती है, वंश हमें मिलते हैं। फिर वंशानुचरित है जिसमें शाही राजवंशों के वृत्तांत और उनकी घटनाएं और जीवन कथाएं उसमें देखने के लिए हमें मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुराणों के अंदर हमें मिल जाती है। अब इसमें वंशावलियाँ जो हैं हमें पुराणों में मिल जाती हैं, जैसे वायु ब्रह्मांड, ब्रह्मा, हरिवंश, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग, कर्ण और आंध्र के सातवाहन वंश का हमें वर्णन पुराणों के आधार पर हमें मिल जाता है, उनमें इनका वर्णन हमें मिलता है। फिर एक पुराण है भागवत पुराण। अब ये कुछ फैक्ट हैं, आप ध्यान रखना इनको। भागवत पुराण है ये 10वीं शताब्दी
में लिखा गया है, देखो कितनी बार लिखा गया है। फिर स्कंद पुराण है जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया है, मध्यकाल में लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें हमें और भी अन्य जानकारी मिलती है, जैसे कि नदियाँ, जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका हमें जानकारी मिल जाती है। फिर ये किसको सपोर्ट कर देते हैं, जो कि भक्ति आंदोलन है उसको एक तरह से सपोर्ट कर देते हैं। जब वैष्णववाद है, शैववाद है, जो कि बाद में भक्ति मूवमेंट के रूप में उभरता है, शक्तिवाद है, इसका की जानकारी के एक अच्छे स्रोत मिल जाते हैं। मैंने कहा था कि जैसे जो वैदिक देवता वैदिक काल में मुख्य थे, वो पुराणों के काल में आके गौण हो जाते हैं, और अन्य जो देवता हैं वो यहाँ पर मुख्य भूमिका में आ जाते हैं, जैसे कि विष्णु, शिव, शक्ति, ठीक है। इनको आपस में जोड़ करके और पुराणों को एक तरह से कथा के रूप में बना दिया जाता है। जैसे गणपति, कृष्ण है, ब्रह्मा है, इनको, कार्तिक आदि, इनको मुख्य देवता की श्रेणी में ला दिया जाता है। फिर संगम साहित्य है। अब यहाँ पर चर्चा तो भाषा की भी की जानी थी कि कैसे भाषा का विकास होता है, ठीक है, लेकिन अभी उतना समय नहीं हो पाएगा, उतना मैं सारी चीज़ें अपलोडेड वीडियोस में नहीं बता सकता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इसमें तमिल ग्रंथ जो है, इसमें 400 BC से लेकर 200 CE के बीच का इसको माना गया है, विद्वानों के द्वारा इसका काल निर्धारण इस तरह से किया गया है। ये साहित्य तब का होगा। अब इसमें जो है ये एक तरह से लौकिक साहित्य है, जिसमें धार्मिक साहित्य नहीं है पूरा। इसमें प्रेम और युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, प्रेम और युद्ध। और इससे हमें उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था है, समाज है, उसका भी जानकारी मिल जाती है। इसमें क्या मिलता है हमें, जहाँ की जो ब्राह्मण ग्रंथ और ये जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें हमें, और नॉर्थ इंडियन जो ग्रंथ है उसमें हमें कवि, शिक्षकों, व्यापारियों, बढ़ई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री, इनका वर्णन हमें नहीं मिलता है। वहाँ पे हमें मुख्य जो श्रेणी में जो रहे हैं, जैसे ब्राह्मण है उन्हीं के बारे में मिलेगा, राजा है, जो हमें धार्मिक कथाएं हैं उनके अंदर भी हमें राजाओं का ही सिर्फ वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके ये कुछ अन्य वर्ग हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर हमें संगम साहित्य में मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छा स्रोत हो जाता है रोजमर्रा के जीवन की जानकारी के लिए, ये कहते हैं उपेंद्र सिंह, ठीक है। अब इसमें चर्चा क्या है कि संगम साहित्य है जिसको कि दक्षिण के भारतीय जो लोग हैं वो इसको, जो विद्वान है वो इसको और ज़्यादा पुराना बताने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है और पुराना हो, और वो अपने साहित्य से जुड़े हुए हैं कि ये संगम साहित्य है जो और भी पुराना हो सकता है, जिस पर रिसर्च चल रही है। अब ये काम सब करते हैं, जैसे बौद्ध हैं, बौद्ध भी अपने आप को और ज़्यादा पुराना दिखाने की कोशिश करते हैं अपने साहित्य के अंदर। जैन है, जैन भी आप देखोगे तो उनके जो प्रथम जो हैं तीर्थंकर, उनको वो बहुत पुराना बताने का प्रयास करते हैं कि उससे भी पहले के अपनी कहानी के अंदर, ठीक है। अब जैसे इसमें संगम साहित्य में हमें एक कावेरी पट्टनम शहर का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने जहाज़ों में आने वाले यवनों से सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दासों की आपूर्ति करने की बात करते हैं, ठीक है। अब ये हमें ये जो तथ्य जो यहाँ पर दिया है उसके पुरातत्व और विदेशी साहित्य, विदेशी जो वृत्तांत है उनके आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। जीवन वृत्तांत की अब हम बात करते हैं, यहाँ से आप भर भर के फैक्ट मिलेगी, यहाँ से आप कान खड़ी कर लीजिए। ना भारत में नाटक कविता के भंडार हैं, ठीक है। इसमें हमें जब बात करें सबसे पहले तो नाटककार आते हैं, जैसे आशु घोष है, ठीक है। आशु घोष ने लिखा है बुद्धचरित, सारिपुत्र कृष्ण, सौंदरानंद, और भास का नाटक है। भास जो है महत्वपूर्ण लेखक हैं, संस्कृत के नाटक इन्होंने रचना की है बहुत सारी। पंचतंत्र, दत्तवाक्य, बालचरित, स्वप्नवास दत्त इसका महत्वपूर्ण नाटक है, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कालिदास, कालिदास 4वीं से 5वीं सदी तक रहे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत आदि जैसे ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद आते हैं जैसे मालविकाग्निमित्र, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित जो वर्णन है यहाँ पर हमें दिया गया है। शुंग और मौर्य वंश, शुंग वंश मौर्य के जो बाद आया था। अब विशाख दत्त है, इनका एक कृति नाटक है मुद्रा राक्षस, जो कि नंद का जो मंत्री है राक्षस, इनके जो मंत्री है राक्षस, उनका उनसे किस प्रकार से लोहा लिया चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, और कैसे सत्ता पलट इन्होंने किया,
इसके बारे में ये वर्णन करते हैं। तो मैंने कहा था कि बाद में जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको बाद में कहानी के रूप में लिखने का हमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो ये एक तरह से धीरे अलग ही कहें कि अप्रोच थी इनकी हिस्ट्री राइटिंग की प्राचीन भारतीय लोगों में। हालांकि इसको इतिहास नहीं कह सकते, लेकिन उसकी अप्रोच उनकी अपनी यूनिक थी। उसको कोई भी नाम देने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं है। अब देवी चंद्रगुप्तम है, इसके अंदर रामगुप्त जो शासक है उसके शासनकाल की घटना पर केंद्रित है। और इसके अलावा जो कुछ कहानियाँ हैं, जो बच्चों की कहानियाँ जो बाद में विकसित होती रही इन्हीं प्राचीन कहानियों से, जैसे पंचतंत्र, कथा सरित सागर आदि। फिर हमें मिलती हैं जीवनियाँ। मैंने कहा फिर जीवनियों तक विकसित हो जाती हैं वो चीज़ें। और जीवनियों में हमें क्या मिलती हैं, दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई शासकों के बारे में जीवनियाँ, जैसे बाणभट्ट है। अब लिखा तो राजाओं के बारे में जाएगा, क्योंकि वही इनको फंड कर सकते हैं। शिक्षा इतनी आज की तरह तो ही नहीं, तो जो फंड कर सकता था उसके बारे में लिखा जाता था, वही इनको आश्रय दे सकता था। तो हर्षचरित जो है 7वीं शताब्दी सी का एक ग्रंथ है, जिसको कि जीवनी है, जिसको पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन जो शासक है उसके बारे में प्रशस्तिपरक शब्दों में लिखा गया। तो आम बात है, उसकी आत्मकथा राजा के लिए आत्मकथा लिख रहे तो उसमें प्रशस्ति तो होगी ही। फिर बिल्हण नाम के एक लेखक हैं जिन्होंने विक्रमादेव चरित्र लिखा है, जो कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के बारे में है, जो कि उनका जीत का वर्णन करता है। ये 12वीं सदी में इन्होंने लिखा है। अब बौद्ध और जैन साहित्य के अगर बारे में हम बात करें, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानने की ये है कि संस्कृत साहित्य से लौकिक साहित्य की तरफ हमें ये ले जाता है। कैसे? अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जैसे संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, फिर वैदिक संस्कृत से उसका व्याकरण बन जाती है। लोग उसको कैसे क्या करेंगे कि उसका लौकिक रूप अपना लेंगे, क्योंकि आम लोग हैं वो उस व्याकरण को तो नहीं समझ सकते हैं। तो अपने आप में, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं में हिंदी बोलने की कोशिश की जाती है कुछ मात्राओं के हेर फेर के साथ में, तो उसी तरह से संस्कृत का भी थोड़ा सा लौकिक रूप आ जाता है। फिर लौकिक रूप हो जाता है, लौकिक संस्कृत हो जाती है। लौकिक संस्कृत से फिर आगे जाकर उसका भी लौकिक रूप उभर आता है। और फिर जो संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी पहले वाली, उसमें भी व्याकरण आ जाता है। यदि आप समझ रहे हो, उसका भी व्याकरण बन जाता है। फिर उस व्याकरण को लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर उसका भी एक लौकिक वर्जन बन जाता है, जो कि पाली के रूप में हमें फिर देखने के लिए मिलता है। फिर पाली का भी की भी व्याकरण बन जाती है और उसका लौकिक वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि प्राकृत हो जाता है। फिर प्राकृत का भी एक व्याकरण बन जाता है, फिर उसका लौकिक रूप हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अपभ्रंश बन जाता है। ठीक है, अब अपभ्रंश में भी कहें कि व्याकरण बन जाता है, और इसमें भी एक लौकिक वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अलग अलग भाषाओं में, जैसे शोरसेनी, महाराष्ट्रन और अपने असमी और ये का बांग्ला आदि, ये हिंदी, ये काफ़ी सारी जो भाषा हैं ये फिर अपभ्रंश से हमें निकलती हुई मिलती हैं, गुजराती वगैरह। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि इनसे हमें, जो संस्कृत ग्रंथों से हमें सिर्फ उच्च वर्ग के बारे में पता लगता था, यहाँ हमें आम लोगों के बारे में भी हमें यहाँ पर पता लग जाता है, क्योंकि ये पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अब बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है, जिसको 3 टोकरी कहा गया है, जो 16 महाजनपदों के समय से लिखा समय के भारत के बारे में वर्णन करता है। इसमें आते हैं सुक्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। अब सूत पिटक में ही हमें क्या मिलता है, कहानी और कविताओं और संवाद के माध्यम से बुद्ध के सिद्धांत और जो प्रवचन है वो इसमें मिलते हैं। फिर विनय पिटक है, विनय पिटक में हमें क्या मिलता है, जो भिक्षु हैं उनके नियम और विनियमों के बारे में हमें यहाँ पर स्पष्ट विवरण मिलता है। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के अंदर हमें बुद्ध का जो दर्शन है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब सूत पिटक में ही हमें 5 निकाय मिलते हैं, इनके भी अलग अलग निकाय हैं। तो सूत पिटक में 5 निकाय हैं, जिसमें से खुद्दक निकाय है, इसको आप याद रखना, खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय में हमें क्या मिलता है,
जातक कथाओं का वर्णन मिलता है और इसी के अंदर हमें थेरी गाथा और थेर गाथा और थेरी गाथा मिलता है। थेर गाथा जो पुरुषों के द्वारा जो मेल जो संघ में व्यक्ति थे और थेरी गाथा महिलाओं की जो काव्यात्मक रचना है वो हमें थेरी गाथा के रूप में मिलती है, जो कि पहली बार कुछ महिलाओं के द्वारा रचा हुआ हमें चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें क्या इन्होंने कहानियों में क्या इन्होंने वर्णन किया हुआ है, देव, मनुष्य, पशु, परी, आत्मा और पौराणिक चरित्रों के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, थेरी गाथा के बारे में आपको बता दिया क्या चीज़ है। ठीक, इसके बाद आते हैं गैर विहित बौद्ध साहित्य। अब इसमें गैर विहित बौद्ध साहित्य ये हो गया जो कि प्योरली बौद्ध जैसे एक धार्मिक रचना हो गई, एक तो प्योर धार्मिक रचना हो गई, ठीक है, जो भक्ति उसमें डिवोशन जिसमें दिखाई देता है। एक दूसरी चीज़ आ जाती है जो कि उससे इतर उसको अलग तरह से वर्णन करने का प्रयास करते हैं कहानियों के द्वारा या फिर शासक की कहानियों के द्वारा। जैसे कि मिलिंद पन्हो लिखा गया है। मिलिंद पन्हो किसके बारे में लिखा गया है? ग्रीक राजा मिलिंडर के बारे में लिखा गया है, जो कि नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया है। उसके साथ वार्तालाप हुई और वो राजा मिलिंडर जो है इंडो ग्रीक शासक है, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो उसके महिमा मंडन के लिए मिलिंद पन्हो का रचना की जाती है कि किस प्रकार से बौद्ध शासक इतना अच्छा शासक हो सकता है। अब ये धार्मिक साहित्य नहीं है, लेकिन धर्म का ही प्रचार करने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया कि जापानी वर्जन अलग है पाली साहित्य का, फिर चीनी अलग है, तिब्बती अलग है। उसके अलावा नीचे हम जाएंगे तो उसमें जो है सिंहली में जो हमें बौद्ध साहित्य मिलता है, महावंश वगैरह जो कि श्रीलंका का है। तो ये हमें और दीपवंश, महावंश, ये जो है ये हमें श्रीलंका की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो बौद्ध साहित्य के अलग अलग वर्जन हमें देखने के लिए मिलते हैं त्रिपिटकों के, ठीक है। फिर जैन ग्रंथ आ जाते हैं। जैन ग्रंथों में हमें क्या मिलता है? इसमें 12 अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये 12 अंग, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें दिगंबरों का साहित्य जैन शोरसेनी के अंदर है और जो श्वेतांबर जो है इसमें हमने देखा 2 शाखाएं मर जाती हैं और बाद में ही इसके साहित्य की रचना होती है। मुख्य रूप से प्राकृत और अर्धमागधी में ये जो है जैन साहित्य लिखा गया है। तो श्वेतांबर जो है वो अर्धमागधी में लिखते हैं और दिगंबर जो है शोरसेनी में अपनी रचनाएं लिखते हैं। अब फिर इन दोनों के द्वारा बैठ करके 14 पूर्व में इनको संकलित किया गया और स्थूलभद्र ने 4वीं शताब्दी BCE में पाटलिपुत्र में एक महान परिषद का गठन किया और 12 अंगों में जैन साहित्य का यहाँ पर पुनर्निर्माण ये करते हैं। फिर 5वीं सदी में ही एक और परिषद का गठन करते हैं और उसमें मौजूदा जितने जैन साहित्य उनका औपचारिक रूप उनको दिया जाता है, जो कि उन्होंने संकलन किया था उसको औपचारिक रूप से मान्यता यहाँ पर प्रदान कर देते हैं। अब श्वेतांबरों के कुछ स्वीकार्य ग्रंथ हैं जो कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 10 चेद सूत्र, 2 सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। इनके अंदर आचार संहिता, किंवदंतियों, सिद्धांतों, तत्वमीमांसा आदि के बारे में वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। और महावीर की तत्वमीमांसा जो है और मूल शिक्षाओं पर ये जो धर्म ग्रंथ है ये आधारित है। इसके बाद जो हम देखेंगे कि एक इतिहास पुराण परंपरा जो है हमने बताया था, रोमिला थापर इसको बता देती हैं, वो यहाँ पर इसका वर्णन यहाँ पर आता है, ठीक है। पुरातत्व की बात करें, पुरातत्व एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं और ये वैलिडेट करता है साहित्यिक कृतियों को। अब एक नया ट्रेंड चला है कि दोनों साहित्य और पुरातत्व को मिला करके देखा जाए कि क्या वर्णन कौन दे रहा है, किससे क्या प्रूव हो रहा है। इसमें क्या आती है? मूर्तियाँ आती हैं, मिट्टी के बर्तन, हड्डियाँ के टुकड़े और अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहर और शिलालेख। अब हम सिक्के और शिलालेखों में यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। मिट्टी के बर्तन और ये सब चीज़ें ये साइट्स पे हमें मिलती हैं, उनके आधार पर हम उनके जीवन और रहन सहन उनके का हम पता लगाते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के रूप में महत्वपूर्ण है। फिर मूर्तियाँ और जो मंदिर के अवशेष आदि हैं, इनसे हम जो कला के बारे में पता लगाते हैं कि कला किस तरह से प्रोस्पर हो रही थी, उसका विकास किस तरह से हो रहा था। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें तो हम हड्डियों के टुकड़े और औजार वगैरह है उसी के आधार पर हम इनका अध्ययन कर पाते हैं, ठीक है, जितने औजार वगैरह हमें मिलते हैं। फिर और जो फॉसिल वगैरह हमें मिलते हैं उससे और भी प्राचीन इतिहास का हम पता लगाते हैं, ठीक। फिर इंडो ग्रीक जो इतिहास है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इंडो ग्रीक जो इतिहास है ये एक ऐसा
इतिहास है जो हमें सिर्फ सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसका कोई वर्णन अलग तरह से हमें नहीं मिलता है, मिलिंद पन्हों वगैरह से मिलता है, लेकिन ये मूल रूप से हमें जो है सिक्कों के आधार पर बहुत विस्तृत रूप में प्राप्त हो जाता है कि इनके सिक्के इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके सिक्कों पे पहले शासक होते हैं जो कि सिक्कों पे लेखन का कार्य करवाते हैं, उन पे लिखते हैं। पंचमार्क सिक्के होते हैं और साथ में सांचे में डलवाए हुए सिक्के भी ये चलाते हैं। और कुषाण का जो काल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इन सिक्कों से हमें क्या पता लगता है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के सांसारिक पहलुओं का महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर देते हैं ये, ठीक है। अब जैसे सिक्के हैं इनके ऊपर क्या मिलता है कि हवन करते हुए मिल जाएंगे शासक, गुप्तकालीन शासक हैं उनका वर्णन होता है, वो हवन करते हुए अलग अलग चीजें करते हुए वहां में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिक्के, सॉरी सिक्के की बात कर रहे थे हम। सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक में हमें क्या मिलता है कि एक विद्वान है जो कि सिक्कों का इस तरह से ये अध्ययन करते हैं कि उसमें बिल्कुल बारीक बारीक उसका मापेंगे कि उसमें कितने ग्रेन की, उसमें कितना जो वजन है कम हुआ, उसके आधार पर उसका काल निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं उन पर हमें लेखन भी मिल जाता है। अब इससे पहले के जो सिक्के हैं जैसे कि मौर्योत्तर काल के जो सिक्के हैं वो क्या मिलते हैं, वो हमें उसमें हमें सीसा, पोटिन, तांबा आदि और चांदी सोने के बने हुए सिक्के मिलते हैं, ठीक है। और ये बड़ी तादाद में जारी इनको किया गया था, जिनको ठप्पे मारकर इसको पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता था या फिर आहत सिक्के भी इनको कहा जाता था। अब जो गुप्त राजा है, गुप्त शासक हैं, उनको राजगद्दी पर बैठे राजाओं की विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। राजाओं को शेर या गैंडे का शिकार करते, धनुष और युद्ध, कुल्हाड़ी पकड़े, संगीत वाद्य बजाते, अश्वमेध यज्ञ करते जैसी गतिविधियों में दिखाया गया है। अब एक फैक्ट आता है यहाँ पे, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। गुप्त राजाओं ने भी कई सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन आर्य शर्मा और अन्य विद्वानों का कहना है कि ये जो सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए इसमें काफ़ी क्वालिटी जो है उनकी घटा दी थी, उन्होंने मिलावट कर दी थी। हालांकि उन्होंने जारी तो बहुत ज़्यादा किए, लेकिन ये एक तरह से नगरीय पतन का हमें प्रमाण देते हैं। तो वो सिक्कों के आधार पर देखिए कि नगरीय पतन के बारे में अवधारणा दे देते हैं, जो कि अभी उसका खंडन भी किया जा रहा है कुछ विद्वानों द्वारा। बी डी चट्टोपाध्याय और डी के चक्रवर्ती जो है वो उसका खंडन भी करते हैं इसके आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं जो गुप्तकाल में सिक्कों की शुद्धता में हालांकि कमी आई जाती है। फिर कोड़ियों और खोटी सिक्कों का बढ़ता प्रयोग इस काल में वाणिज्य और व्यापार की गिरावट का संकेत देते हैं। ये कहते हैं आर्य शर्मा, यहाँ पर आर्य शर्मा का कोट भी किया हुआ है। आर्य शर्मा सामंतवाद पर आधारित प्रणाली का विकास की बात करते हैं कि यहाँ से सामंतवाद का विकास होने लग जाता है गुप्तोत्तर काल से, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, इसको आप देख लीजिए इसमें क्या कर रहे हैं ये अपनी रानी के साथ। फिर हमें मिलता है शिलालेख। शिलालेख में का अध्ययन को बोलते हैं पुरालेखा शास्त्र, और इसमें सबसे प्राचीन जो शिलालेख हमें मिलता है वो हड़प्पा का मिलता है, जिसमें हड़प्पा की लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद में हमें मिलता है अशोक के शिलालेख, जिसको कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को। फिर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, और अरामाइक लिपि है उसमें भी हमें ये अभिलेख, जो उत्तर पश्चिम भारत में हम जाते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ अरामाइक लिपि में भी जो सिक्के हैं अरामाइक और खरोष्ठी लिपि में मुख्यतः यहाँ पे सिक्के मिलते हैं। और फिर यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में हमें ब्राह्मी लिपि में सिक्के प्राप्त होते हैं। फिर हम देखें शिलालेखों में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि अशोक के जो शिलालेख हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितने भी शासकों के शिलालेख हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा, ठीक है। इसमें देखने का है कि अशोक का जो लुम्बिनी का जो शिलालेख है वो एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा को दर्ज किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं
ये तो हो गए जैसे अशोक ने जो अपने शिलालेख जो गुदवाए वो क्या थे, वो हो गए राजनीतिक। इसमें क्या मिलता है हमें, अशोक के शिलालेखों में राजकीय आदेश थे जो कि सामान्य रूप से अधिकारी या फिर लोगों को संबोधित थे और सामाजिक धार्मिक प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। ये तो हो गए राजकीय या फिर प्रशासकीय। छोड़ो, राजकीय शिलालेख हो गए। उसके बाद में व्यक्तिगत शिलालेख होते हैं जो कि मंदिरों पर या फिर ताम्र पत्रों पर दान के जो शिलालेख हमें मिलते हैं कि पर्टिकुलर व्यापारी ने, पर्टिकुलर व्यक्ति ने या फिर शासक ने इस जगह पर ऐसे दान दिया। अब हम देखते हैं कुछ शिलालेख आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रथम शताब्दी सीई से कलिंग के उड़ीसा के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है। ठीक है। फिर गुप्त राजा चंद्रगुप्त के प्रयागराज और इलाहाबाद शिलालेख है। प्रयागराज में इलाहाबाद स्तंभ लेख है। उसके बाद ये शिलालेख क्या करते हैं, बांध, जलाशय, टैंक और धर्मार्थ भोजन आदि के रिकॉर्ड हैं, उनको बता देते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये काम करवाया था, तो वहाँ वो शिलालेख एक शिलालेख गढ़वा देते हैं और वहाँ पर उस पर कुछ लिखवा देते हैं। फिर जो है शक शासक हैं रुद्रदामन, जो कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है इनका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो झील बनी थी सुदर्शन झील, उसका ये जीर्णोद्धार करवाते हैं और जलाशय का निर्माण करवाते हैं, जो कि रिकॉर्ड के रूप में हमें वहां से मिल जाता है। अब इन शिलालेखों से हमें क्या मिल जाता है, दूसरी शताब्दी बीसी का है, ये आप नोट कर लेना। इनमें हमें और भी कई तरह के शिलालेख मिलते हैं जो कि भित्ति चित्रों पर मिलते हैं, दीवार पर मिलते हैं, धार्मिक सूत्र और मोहरों पर भी लेखन हमें जो मिलता है वो एक तरह से अभिलेख ही होते हैं, जहाँ पर हम कुछ लिखा पाते हैं। अब इनमें हमें मिलता क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमें वर्णन शिलालेखों से मिल जाता है कि किस राजा ने क्या सिंचाई परियोजना वो चला रहा था। जैसे हमें यहाँ पर ये झील के बारे में पता लग जाता है, बांध और जलाशय के बारे में हमें कई सारी चीजें मिलती है, ताम्र पत्रों पे हमें वो सब लिखा मिलता है कि कृषि के बारे में फिर हमें यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है। जैसे पल्लव, चालुक्य और चोल काल के भूमि अनुदान हमें समकालीन राजस्व प्रणालियों, कृषि विवरण और राजनीतिक संग्रहों की जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये अनुदान जो है ये हमें शिलालेखों से पता लग जाता है और फिर ये हमें पता लग जाता है उनकी संरचनाओं के बारे में, राजनीतिक संरचना के बारे में। इसके अलावा तो मूर्ति कला का इतिहास है, कला और वास्तुकला, साहित्य और भाषाओं का इतिहास, जो कि जो है हमें कलाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है, जैसे कि उपिंदर सिंह कहती हैं कि जो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, चलो वो नहीं था स्वर्ण काल, कोई भी काल स्वर्ण काल नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि उसमें नगरीकरण का पतन हो रहा है, तो वहां पर जो कला है, कला का तो वहां पर विकास हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अगर कहीं पर नगर ही नहीं होंगे तो उनको बैठाकर खिलाएगा कौन कलाकारों को, जो इतनी कला का विकास हो रहा है, इतनी साहित्य का विकास वहां पर हो रहा है। तो एक तरह से जो कलात्मक चीजें, मंदिर और जो हमें स्थापत्य जो हमें मिलता है, वो इन सब चीजों के बारे में एक तरह से क्वेश्चन खड़ा कर देता है, साहित्यिक चीजें जो है उनके काउंटर में और कुछ विद्वानों के निष्कर्ष के काउंटर में। अब जैसे विदेशी वृत्तांत को हम देखें तो यहाँ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूनानी के हमने देखा था, यूनानी है, फिर चीनी है और फिर अरबी जो लेखन है उसके बारे में देखेंगे। सेंड्रोकोटस, अब सेंड्रोकोटस से आप क्या समझते हैं, ये नाम है सिकंदर का। ठीक है, सॉरी सिकंदर का नहीं, चंद्रगुप्त का। ठीक है। चंद्रगुप्त को मेगास्थनीज ने अपनी टीका में सेंड्रोकोटस कहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में ठहरा था। तो उसने कहा कि मैं सेंड्रोकोटस के दरबार में ठहरा था। तो विलियम जोन्स जो है उसने इसका पता लगाया और सेंड्रोकोटस के नाम को इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चंद्रगुप्त के समय का, उसके राज्यारोहण के समय का काल निर्धारण हमें यहाँ से पता लग जाता है, जो कि उससे पहले संशय में था कि यूनानी लोग भी भारतीय लोगों के संपर्क में इस तरह से आए थे।
फिर ग्रीक रोमन जो यात्री हैं जैसे कि टोलमी है, ये अपनी ज्योग्राफी में लिखते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और उसके बाद ज्योग्राफी में लिखते हैं कि भारत के साथ किस तरह से व्यापार यूनानी देशों का हो रहा था। इसके बाद स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, ठीक है, ये सब यूनानी और ग्रीक लेखक हैं। फिर है जो टोलमी है, ये बहुत कहते हैं कि जो भारत की तरफ सोना चांदी यूनानी लोगों का जा रहा था, उसके ऊपर ये काफी कुछ लिखते हैं अपनी इन पुस्तकों के अंदर कि भारत में जो व्यापार अधिशेष था वो फायदे में था भारतीय लोगों के। अब चीनी यात्री जो आए वो या तो कैसे आए, तीर्थ यात्रियों के रूप में आए, और उन्होंने क्या भ्रमण करना था, पवित्र स्थल जो है बौद्ध स्थल जो है मंदिर है उनका उन्होंने भ्रमण करना था। तो फाहियान जो है 399 से 14 सी के बीच आए, जो कि गुप्त काल में आए थे। इसके बाद वेनसांग आए जो कि 639 सी में आए थे, और ये हर्षवर्धन के काल में आए, और इनके विवरण से हमें राजनीतिक उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन हमें मिलता है। हालांकि इनके वर्णन को भी हमें जांचने परखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। जैसे कि हालांकि हम भारतीय लेखक जिस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं उस से ये नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने आप में जैसे बौद्ध थे ये, तो उस तरह से ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे कि इन्होंने बौद्ध चीजों को ज्यादा महत्व दिया। अब अरब यात्री के बारे में बात करें तो ये आते हैं अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी जो है वो तहकीक हिंद लिखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। ये भारतीय संस्कृत सीखते हैं, भारतीय लिपियों का ज्ञान लेते हैं, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाज, धर्म, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों, कानून जैसे विषयों को शामिल करते हैं अपने लेखन के अंदर, और ये भारतीय लिपियों को और भाषा को सीखते हैं और यहाँ की रचनाओं को पढ़ते हैं, और फिर उसके आधार पर कई चीज़ों का ये ट्रांसलेशन भी अरबी में करते हैं। और इनकी जो रचना है तहकीक हिंद, ये 11वीं शताब्दी की रचना है, जो कि बहुत मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। और अरब और भारत के लोगों के बीच समुद्री व्यापार जो होता था उसके बारे में हमें यहाँ से अच्छे से पता लग जाता है। अब स्रोत जो थे, स्रोतों के बारे में हमने देख लिया है, हमने यात्रियों के वर्णन देख लिए हैं, ठीक है, और हमने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं, हमने सिक्कों के बारे में जान लिया है कि कैसे सिक्कों के आधार पर ग्रीक जो शासक है उनका हमें पता लगता है। अब हमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो यही है, जैसे कि शिलालेख हैं और समुद्रगुप्त और ये गुप्तकालीन जो सिक्के हैं और कुषाणकालीन जो सिक्के हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट हमें याद रखने के लिए ज़रूरत है। फिर जो भी यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें जो आती हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाएंगी। सुप्त पिटक, विनय पिटक और ये संहिताएं हैं, इनके बारे में एक बार आप अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेना। जो धार्मिक साहित्य है, उसके अलावा जो गैर धार्मिक साहित्य है, कथा वगैरह है और जो जीवन चरित्र है उनके बारे में भी आप एक बार ढंग से देख लेना इसको पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पुरापाषाण से लेकर के मध्य पाषाण तक की चीज़ों को हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से लेक्चर बना पाऊँ। यदि आप लाइव आना चाहें या फिर मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहें तो मेरी भी कहीं कि मेरे को भी ऐसा लगेगा कि मैं अच्छी तरह चीज़ें बता पा रहा हूँ टाइम से, क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंड होकर मेरे को चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो ये बात आप ही के लिए थी। अगर आप अच्छे से कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दी गई ईमेल पे। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।